अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स चल रहा है हमारा। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, यानी कि जितने भी मेथड हमने पढ़े एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक के अंदर, उन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है या फिर उन मेथड्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो भी पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है वो कवर कर लिया था। और अब इस चैप्टर का सिर्फ एक आखिरी मेन टॉपिक जो है वो रह गया है, जो कि कौन सा है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा आपके पास जो है वो वेक्टर्स हों तो उन्हें ऐड किस तरह से किया जाता है, उनकी एडिशन किस तरह से होती है। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों तो उनका प्रोडक्ट यानी कि उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। और प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमारे पास इस चैप्टर के अंदर दो आपको जो है वो प्रोडक्ट्स के टाइप्स दिए हुए। सबसे पहला जो है वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, या फिर इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। और जो दूसरी टाइप है हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर वो कौन सी है, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इस वाले टॉपिक को, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक को हम लोग दो लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। आज वाले लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 3, आज का जो हमारा लेक्चर का नंबर है वो लेक्चर नंबर 3 है, क्योंकि दूसरे लेक्चर के अंदर तो हमने एडिशन वाले टॉपिक को, एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक को काफ़ी डिटेल के अंदर जो डिस्कस किया था। और फिर जो उसके बाद वाली वीडियो थी वो भी हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड थी, तो इसलिए उसको जो हमने नाम दिया था वो 2.2 का दिया था। मतलब लेक्चर 2 ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि लेक्चर नंबर जो 2 था उसकी लेंथ अच्छी खासी हो गई थी, तो हमने बोला कि जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अगली वाली वीडियो में कर लेंगे। तो इसलिए फिर जो पिछली वाली वीडियो है इसको हमने 2.2 का नाम दिया था, लेक्चर 2.2 था वो लेक्चर नंबर 2 ही। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, और इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसकी एग्जांपल्स, मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और फिर इसके बाद जो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी हम आज इस वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस करेंगे। मेन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके पास जो है वो सिर्फ 2-3 आती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और 3-4 कुछ और सवाल है जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आज इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और फिर जो ये वाला टॉपिक है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का, ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट की ही एक टाइप है, तो इसे फिर हम लोग लेक्चर नंबर 4 के अंदर कवर कर लेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है वो हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स में से क्रॉस प्रोडक्ट वाला होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन से हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग लिख लेते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये लफ्ज़ प्रोडक्ट है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। आपने अक्सर अपने बचपन के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो ये जुमला लिखा हुआ देखा होगा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, यानी कि 2 and 3 का प्रोडक्ट फाइंड करो, यानी कि मल्टीप्लाई करो इनको, 2 × 3, और इसका जो आंसर आता है हमारे पास 6, हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा आपके पास वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ये स्केलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब आप लोगों को जो है वो डेफिनेशन के बाद समझ में आएगा कि स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे वो वेक्टर्स की करवाएंगे, यानी कि दो, यहाँ पे तो जो दो नंबर्स की हमने एग्जांपल ली है ना, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वो वेक्टर्स का होगा।
तो डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको जो है वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का या फिर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। इन दोनों का जो है वो एक रीज़न है कि हमने इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों रखा हुआ है या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्यों रखा हुआ है। तो डेफिनेशन के मुताबिक इफ़ थीटा होता है जी, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये रीज़न दिया हुआ है कि हम डॉट प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं, ये वो वाला रीज़न है। और फिर यहाँ पे हमने इसका फार्मूला बनाने की जो है वो कोशिश की है या फिर मैथमेटिकली जो है वो इसे समझने की कोशिश की है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली निकाला किस तरह से जाता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इफ़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज़ स्केलर क्वांटिटी, अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हो या फिर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और जो नई क्वांटिटी आए आपके पास वो स्केलर क्वांटिटी आए, मतलब उनका जो प्रोडक्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी हो, देन दिस प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। मतलब आपके पास दो वेक्टर्स हो और आप उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाओ और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाओ और उनकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो आपके पास रिजल्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी आए, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को, इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, उसका रीज़न इसी डेफिनेशन के अंदर जो हमें मिल गया है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो बेसिकली स्केलर होता है। इसकी जब हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो ये आपको जो है वो मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब कौन सी ऐसी एग्जांपल है हमारे पास कि जिसके अंदर हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है या फिर उसका जो आंसर है वो हमारे पास स्केलर आता है। तो वो हम लोग एग्जांपल के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक और जगह पे यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन होगी इसके फॉर्मूले को समझने में, जो कि शुरुआत के अंदर जब पहली बार मैंने डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था तो मुझे भी हुई थी और काफ़ी देर बाद जाके जो है वो ये कन्फ्यूजन दूर हुई थी। तो हम लोग इसे उसी एग्जाम्पल के साथ जो है वो क्लियर कर लेंगे कि जो कॉस थीटा ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, वो उसी एग्जाम्पल के साथ वर्क की बेसिकली जो एग्जाम्पल है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो हमारे पास अगर आप लोगों ने जो मैट्रिक के अंदर वर्क पढ़ा था तो वर्क का क्या फॉर्मूला था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे आप लोग गौर करो तो जो ये फोर्स है ये आपके पास एक वेक्टर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर गौर करो तो यहाँ पे भी जो आपके पास ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप लोग वर्क को देखोगे तो वर्क बेसिकली आपके पास स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये एक स्केलर है। तो इसका मतलब कि ये जो वर्क है ये बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है किस किस का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। और ये दोनों के दोनों फोर्स के बारे में तो सबको पता है कि ये वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी सबको पता है कि ये दोनों आपके पास जो है वो वेक्टर्स हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आए, क्योंकि हमने पहले भी एक एग्जांपल से जो वो देख लिया कि 2 और 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो 6 आता है ये आपके पास प्रोडक्ट कहलाता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो ये प्रोडक्ट आता है जो कि वर्क है, बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केलर प्रोडक्ट हुआ किस किस का, कौन कौन से दो वेक्टर्स का, फोर्स का और आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये दो वेक्टर्स थे और दो वेक्टर्स को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया आपस में तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, जो रिजल्ट आया वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आई। तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट कौन सा हुआ, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसे आप लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हो। अच्छा, इसकी ये जो डेफिनेशन है ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी जो हमने यहाँ पे जो पढ़ ली कि अगर जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि जो प्रोडक्ट है आपका, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है या फिर जो प्रोडक्ट आ रहा है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को या फिर इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लियर हो गया होगा आपका
कि हमने एक एग्जांपल भी देख ली। एक और एग्जांपल अगर देखनी है तो इसकी जो एक और एग्जांपल है वो पावर की है। एग्जांपल एक और जो है वो पावर की, बेसिकली हमने आगे एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करनी है तो वहीं पे कर लेंगे। और वर्क वाली को तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर जो डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि मैट्रिक के अंदर भी ये वाली चीज़ जो है हमने डिस्कस की हुई है कि ये जो कॉस थीटा ये क्यों लगता है यहाँ पे, या फिर कब लगता है और इसका मतलब क्या होता है। और बेसिकली यही जो आपके पास एग्जांपल है, इसी से आपको जो ये डॉट प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो मतलब काफ़ी ज़्यादा टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट आके आपको बता देते हैं कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और साथ में कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा क्यों लगता है, इसका रीज़न जो है वो नहीं बताते। अब क्या पता उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन वो लोग नहीं बताते और हमें भी नहीं बताया गया था। तो काफ़ी देर बाद जाके जो हमें समझ में आया था कि ये जो कॉस थीटा यहाँ पे क्यों लग रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझी कि अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवाओ और उनका जो रिजल्ट है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो जो ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है या फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को भूल जाओ। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे ये वाली भी देख लो कि एज वी यूज डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन को शो करवाने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की अगर बात की जाए तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन काफ़ी सारे तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर काफ़ी सारे तरीक़ों से जो है वो करवाते हैं। जैसे एक जो है वो आपके पास ये क्रॉस है, ये वाला क्रॉस, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक जो ब्रैकेट का इस्तेमाल है कि हम लोग अगर यूँ लिख दें तो इसका मतलब भी यही होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग वर्डिंग के अंदर लिख लें कि 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर यूँ लिख दें कि 2.3, तो इसका मतलब भी ये होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबका आंसर 6 आएगा। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे जो है वो आपके पास जो है वो मेथड्स हैं कि जिनके ज़रिए से आप लोग मल्टीप्लिकेशन को जो है वो शो करवा सकते हो। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने डॉट को सिलेक्ट किया है, तो इसीलिए इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो बस यहाँ तक जो है वो हमने काफ़ी डिटेल के अंदर इसको जो है वो समझ लिया कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम लोग जो आते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर, या फिर इसका जो फार्मूला है वो हम लोग किस तरह से बनाते हैं उसको यहाँ पे समझेंगे। अच्छा, अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो मैथमेटिकली हमने स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स अलॉन्ग विद कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक वेक्टर है और ये आपके पास जो है वो दूसरा वेक्टर है, इसको बोल दो कि ये वेक्टर ए है और ये वाला जो है ये आपके पास वेक्टर बी है, और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल है, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल है, यानी कि ये दोनों आपस में एंगल बनाए हुए हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकली किस तरह से बताओगे, या फिर इसको हम लोग फार्मूला भी बोल सकते हैं कि आप किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाओगे, उसके लिए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला इस तरह से डिफाइन है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो इसको देख लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से हम लोग शो करेंगे, इस तरह से, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से लिखेंगे हम लोग, ए और बी का, ए डॉट बी। स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से लिखेंगे, ए डॉट बी, यानी कि ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और चूँकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा हमें पता है कि वो स्केलर है, तो आगे हमारे पास क्या है कि देन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर्स, ये जो 2 आपके पास वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि आपके पास ए है मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर जो कि आपके पास वेक्टर बी है, और साथ ही साथ अलॉन्ग विद कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है आपने उसका कोसाइन लेना है, या फिर यहाँ पे कॉस थीटा भी आएगा। ये आपके पास जो है वो फार्मूला है या फिर मैथमेटिकल जो है वो डेफिनेशन है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की।
अच्छा यहाँ पे cos थीटा क्यों आया, इन दोनों को तो आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इनका जो आपके पास मैग्नीट्यूड था फर्स्ट वेक्टर का और सेकंड वेक्टर का, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास cos थीटा क्यों आया है, इसका जवाब जो है वो आपको एग्जाम्पल के अंदर मिलेगा। अच्छा ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, या फिर इसका जो है वो फॉर्मूला हो गया कि फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, और इनके दरमियान जो अगर एंगल है कोई तो यहाँ पे जो है वो cos थीटा आ जाएगा। और वैसे भी जो है वो cos थीटा आता है लाजमी, बल्ले एंगल कुछ भी हो, तो इन दोनों के दरमियान कुछ भी एंगल है वो यहाँ पे डालो, मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाले का यहाँ पे लिखो, सेकंड वाले का यहाँ पे लिखो, और इसे सॉल्व करो तो आपके पास जो है प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी भी काफ़ी सारे लोगों का जो है वो ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो हम लोग जो है इसका एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास cos थीटा यहाँ पे ये क्यों आता है। तो एग्जांपल सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स है हमारे पास, और फिर इसे जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो cos थीटा है यहाँ पे क्यों आया हुआ है। अच्छा एग्जांपल के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो एग्जांपल है सबसे पहली वो वर्क डन की है, क्योंकि हमने देखा कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो F/d होता है। तो ये दो आपके पास वेक्टर्स हैं और जो प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास वो वर्क है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो है वो आपके पास पावर है, पावर भी हमारे पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। किस किस का, पावर का फॉर्मूला बेसिकली आप लोग जो है वो आगे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर या फिर 8 के अंदर, और आपने मैट्रिक के अंदर भी जो पढ़ा होगा कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का जो आपके पास प्रोडक्ट होता है वो आपके पास पावर कहलाता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इन दोनों का अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट लो तो जो आपके पास आंसर आता है वो पावर आता है, और पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी जो चीज़ है वो वैसे ही देख लेते हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और चूँकि ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ, ये सेकेंड ईयर के अंदर आप लोग पढ़ोगे, तो बस ये आप लोग जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये भी आपके पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा अब इस वाली एग्जाम्पल को जो है वो हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैट्रिक के अंदर हमने वर्क का ही एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इज इक्वल्स टू F/t और साथ में cos थीटा हमने वहाँ पे भी ये cos थीटा लगाया था। cos थीटा लगता क्यों है, अब इसको जो है वो हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ब्लॉक है, यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है और इसके ऊपर फोर्स लग रही है कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और जो ब्लॉक है वो मूव हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। फोर्स आप लोग लगा रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस ब्लॉक की वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, और ये फ़र्ज़ करो कि किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ और ये यूँ जा रहा है। आप इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहे हो यूँ, और ये जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, और ये आपने जो है वो घर पे भी या फिर बचपन के अंदर भी किया हुआ होगा। इसकी एग्जांपल भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने ली हुई है कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है वो एक ब्लॉक है और आपने उसके साथ जो है वो रस्सी बांधी हुई और आप उसको यूँ खींच रहे हो, आप उसको यूँ खींच रहे हो, और ये जो है वो इस तरह से जा रहा है, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, इस वाले आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर यूँ जा रहा है। तो ये रियल लाइफ के अंदर भी आप लोगों ने बचपन के अंदर ट्रक चलाया होगा या फिर बच्चों को जो है वो चलाते हुए देखा होगा कि कुछ इस तरह का ही जो है वो आपके पास ट्रक होता है, और यहाँ पे जो है वो इन्होंने रस्सी बांधी भी होती है, और वो कुछ इस तरह से जो वो लेके जा रहे होते हैं इस ट्रक को। इसको अगर छोटा करके बनाएं तो बच्चे जो हैं वो कुछ उनका हाथ यहाँ पे होता है और वो रस्सी को यूँ खींच के लेके जा रहे होते हैं, और ट्रक जो है वो बेसिकली यूँ चल रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो फोर्स है जो आप लोग लगा रहे हो इसके ऊपर, और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों की दोनों जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फोर्स जो है वो इस बॉडी के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर एंगल बना के लगा रहे हो। तो अब अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो हमारी फोर्स का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इस ब्लॉक को मूव करवा रहा है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है हमारी फोर्स का कि जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी मोशन के लिए या फिर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए। तो उसके लिए जो है वो आपके पास जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर जो हमने जो मेथड्स या फिर जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं उसका भी यहाँ पे जो है वो काम आएगा। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग अगर रिजॉल्व करें इस वाले वेक्टर को, फोर्स को, तो हमें रिजॉल्व करना अच्छी तरीके से आता है। मतलब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर इसको रिजॉल्व करें तो फ़र्ज़ करो कि ये आपने जो है वो वाई एक्सिस
ले लिया और यहाँ पे जो है वो आपने बोला कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और फोर्स जो है वो किसी बॉडी के ऊपर इस तरह से लग रही है। अब अगर इस वाली फोर्स के हम लोग कॉम्पोनेंट निकालें एक्स और वाई के अंदर तो वो किस तरह से निकलेंगे? सिंपली यूँ कि ये जो होगा ये आपके पास फोर्स का एक्स वाला कॉम्पोनेंट होगा, फोर्स का एक्स वाला कॉम्पोनेंट, और ये जो होगा ये आपके पास फोर्स का वाई वाला कॉम्पोनेंट होगा। ये वाला फोर्स का वाई वाला कॉम्पोनेंट और ये वाला फोर्स का एक्स वाला कॉम्पोनेंट। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इसको दोबारा से बनाएं, इसको दोबारा से यहाँ पे जो बना लेते हैं वहाँ पे थोड़ी सी गिचमिच हो गई है। तो ये आपके पास जो है फोर्स थी और हमने देखा कि फोर्स दो कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो रिजॉल्व हो रही है, एक एफ का एक्स वाला कंपोनेंट, एक एफ का वाई वाला कंपोनेंट, और ये आपके पास जो है ब्लॉक है, ये आपके पास ब्लॉक है और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा ऐसा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इस फोर्स का कि जो इसको मूव करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग बोलोगे ये वाला एफ और एक्स वाला कंपोनेंट, यही जो है वो इस ब्लॉक को मूव करवा रहा है। तो और वाई वाले कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा होगा? बेसिकली वाई वाला कंपोनेंट इसके वेट वाले कंपोनेंट के साथ कैंसिल आउट हो रहा होगा। ये जो फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो रहा होगा इस वाले ब्लॉक के वेट के कंपोनेंट के साथ। इस ब्लॉक का वेट भी तो होगा जो नीचे की डायरेक्शन के अंदर लग रहा होगा, तो इसका मतलब ये और ये आपस में कैंसिल, मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका वाई वाला जो कंपोनेंट है वो असल में ज़ाया हो रहा है, वो जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है इसकी वेट की फोर्स के, इसकी वेट की फोर्स के साथ वो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब कि वाई वाला जो कंपोनेंट है हमारा वो तो बिल्कुल ज़ाया हो गया। सिर्फ एक्स वाला जो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको मूव करवाने के लिए, इस वाले ब्लॉक को जो मूव करवा रहा है वो ये वाला एक्स वाला कंपोनेंट मूव करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन होगा, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला या फिर वर्क डन कैसे होगा? वर्क डन हमारे पास क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कौन सी ऐसी फोर्स कि जो ब्लॉक को मूव करवा रही हो। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स है कि जो ब्लॉक को मूव करवा रही है? वो ये एफ एक्स वाली फोर्स है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि एफ एक्स वाला जो कॉम्पोनेंट है इस फोर्स का, वो और साथ में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो बेसिकली वर्क की वैल्यू देगा या फिर वर्क डन जितना भी बन रहा होगा वो यहाँ पे आपको जो बना के देगा। अच्छा, अब अगर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? एफ एक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ कॉस थीटा। ये अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो ये काफ़ी बार पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, और अगर आपको नहीं पता तो आप लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाली जो वीडियो वो देख लें। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर जो है वो हमने ये काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है कि एफ कॉस थीटा किस तरह से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर उसके अंदर गए तो बहुत ज़्यादा जो है ये वीडियो लंबी हो जाएगी। एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो एफ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क का फॉर्मूला खोल के लिखें तो वर्क इज इक्वल्स टू एफ और अगर मैग्नीट्यूड लगा दे तो मैग्नीट्यूड, और साथ में आपके पास जो है वो डी, और साथ में कॉस थीटा। तो तभी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमेशा कॉस थीटा जो है वो लगता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो हमारे पास कॉस थीटा लगता है उसकी वजह ये होती है कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर इफेक्टिव कंपोनेंट जो होता है या फिर वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट कि जो हमारे पास मोशन करवा रहा होता है, या फिर जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है जो हमें चाहिए होता है कंपोनेंट, वो एक्स वाला कंपोनेंट होता है। ये तो सिर्फ इस वाली एग्जांपल के अंदर हमने देखा ना कि ये मूव करवा रहा है। अगर आपके पास कोई और एग्जांपल हो तो उसके अंदर भी जो आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो यही वाला होगा, एक्स वाला कंपोनेंट। तो इस एग्जांपल को जो है वो आप लोग ध्यान में रखो और अपना कॉन्सेप्ट बनाओ कि जो कॉस थीटा इस्तेमाल होता है वो आपके पास इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वाई वाला जो कंपोनेंट होता है वो तो असल में हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा होता है, वो ज़ाया हो रहा होता है। जो चीज़ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू दे रहा होता है वो आपके पास एक्स वाला कंपोनेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा लगाने का जो मकसद है वो आपके पास ये है। अच्छा, इसको भी अगर हम लोग मज़ीद देखें तो अगर आपके पास हमने इसकी जो है वो केसेस देखे थे कि आपके पास मैक्सिमम वर्क जो है वो कब होता है, मैक्सिमम वर्क कब होता है, मतलब अगर आपके पास दो वेक्टर जो हैं वो उनके दरमियान एंगल अगर ज़ीरो आ रहा है, ये आपके पास ब्लॉक है या इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इसी डायरेक्शन के अंदर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जिस डायरेक्शन के अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो आपके पास जो एंगल होगा जाहिर सी बात है वो ज़ीरो होगा, 0 डिग्री। तो इस केस के अंदर हमने देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू आती है,
मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। या फिर अगर हम लोग प्रोडक्ट के हवाले से भी बात करें तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो एंगल 0 के ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि कॉज 0 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है। मतलब कॉज थीटा ना भी लगाओ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा। मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, और अगर आप यहाँ पे जो है वो cos 0 लगाओगे तो cos 0 1 के बराबर हो जाएगा, और जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे वर्क डन है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास यही एफ इंटू डी आ जाएगा। तो आपने मैट्रिक के अंदर जहाँ भी वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू डी लगाया था वहाँ पे आप लोगों ने यही चीज़ देखी होगी कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान एंगल उन्होंने जीरो दिया हुआ है। और एक चीज़ वहाँ पे भी हमने डिस्कस की थी कि अगर 0 के अलावा कोई एंगल आ जाए, 0 के अलावा अगर कोई एंगल आ जाए, मतलब फोर्स यूँ लग रही हो, यूँ लग रही हो, या फिर किसी भी एंगल के ऊपर लग रही हो, तो लाजमी तौर पे आपने कॉस थीटा जो लगाना होता है। और कॉस थीटा करता क्या है? ये बेसिकली इस वाले जो एंगल के ऊपर फोर्स लग रही होती है इसका ये वाला कंपोनेंट निकाल के दे देता है हमें, जो कि हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कॉस थीटा जो है वो आपके पास इस डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अंदर क्यों इस्तेमाल हो रहा होता है। और मज़ीद जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ले होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से जो समझ में भी आ जाएगी और ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगी चीज़ें। तो ये हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल थी जिसको हमने काफ़ी डिटेल के अंदर जो डिस्कस किया, और ये रीज़न भी देख लिया कि जो कॉस थीटा यहाँ पे लग रहा है उसका हमारे पास क्या रीज़न है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सिंपली अभी तक हमने इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले को समझा है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज इसी वीडियो के अंदर जो हम लोग कवर कर देंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट तकरीबन 9 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से शुरू की जो है वो तो काफ़ी आसान है और वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें से सिर्फ 3 या 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो वो सारी की सारी जो है वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो बेसिकली इसका फार्मूला है। अगर मतलब याद रखने के लिए अगर आप लोग जो है वो देखो तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है। अगर आपको 2 वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना हो, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, तो उसका फार्मूला क्या है या फिर कैसे निकालोगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, और साथ में कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा क्यों आता है वो अभी हमने पीछे जो है वो देख लिया एग्जाम्पल के अंदर, कि हमें इफेक्टिव कंपोनेंट चाहिए होता है या फिर वो वाला कंपोनेंट चाहिए होता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली टेक पार्ट कर रहा होता है। इस तरह से जो है आप लोग समझ लें, मतलब अपना कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाएं कि कॉस थीटा जो है वो आपके पास इसलिए बनता है कि हमें स्केलर प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली एंगल 0 चाहिए होता है दोनों वेक्टर्स के अंदर। इस तरह से समझ लें कि हमें दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट के अंदर थीटा जो है वो 0 डिग्री चाहिए होता है। हमारा मकसद ये होता है कि ये जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर हो जाए इस तरह से। तो अगर आपके पास फर्ज करो कि एक वेक्टर जो है वो तो इसी डायरेक्शन के अंदर है लेकिन दूसरे की डायरेक्शन कहीं और है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है बीच में जो है वो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। और अगर आप लोगों को इस वाले वेक्टर का वो वाला पार्ट चाहिए हो कि जो इसकी डायरेक्शन के अंदर आ रहा हो, वो वाला पार्ट चाहिए हो कि जो इसकी डायरेक्शन के अंदर आ रहा हो, तो वो आप कैसे निकालोगे? वो बेसिकली इसी तरह से निकलेगा, बी कॉस थीटा से, बी कॉस थीटा से। और इसका भी हम लोग जो है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिकली एक पॉइंट के ऊपर जो है वो ये वाली चीज़ आएगी हमारे पास, तो वहाँ पे हम लोग दोबारा से क्लियर कर लेंगे। मतलब ये कि ये वाला जो बी है इसका फिर हमें ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए होगा। फर्ज करो कि ये आपके पास बी है, ये आपके पास बी है और इसका एक कॉम्पोनेंट जो है वो ये वाला होगा, इसको फर्ज करो कि बोल दो आप बी एक्स है ये, और ये वाला जो है आपके पास बी वाई है। और अगर ए आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर है, ए आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर है, ये वाला जो कि हमने यहाँ पे देखा कि इस डायरेक्शन के अंदर है, तो सिर्फ बी एक्स वाला ऐसा कॉम्पोनेंट होगा कि जो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर टेक पार्ट कर रहा होगा, यानी कि हम लोग सिर्फ बी एक्स वाला कॉम्पोनेंट लेंगे। तो बी एक्स आपको पता है कि बी कॉस थीटा से आता है, तो यही वजह है कि आपके पास इसके फॉर्मूले के अंदर कॉस थीटा लग रहा होता है। तो आपने कॉन्सेप्ट क्या बनाना है कि स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमेशा दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो हमें सेम करनी होती है। तो इसीलिए हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं ताकि हमारे पास जो दूसरे वाला वेक्टर है अगर वो एंगल के ऊपर आया हुआ है तो उसका ये वाला कंपोनेंट हमें जो है वो मिल जाए
और हम लोग जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के बता दें। तो ये आपके पास जो है वो पहली प्रॉपर्टी है, ये हमने यहाँ पे फार्मूला जो था वही लिख दिया, इसको हमने पहली प्रॉपर्टी बना दी। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या फिर आपको जो है वो समझाने के लिए यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी भी जो है वो कुछ इसी तरह की है कि इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल हों, मतलब इसका क्या कि थीटा आपके पास ज़ीरो डिग्री हो। पैरेलल का मतलब यही है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 0 डिग्री हो। तो फिर क्या होगा, देन द डॉट प्रोडक्ट या फिर ए डॉट बी जो है इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और साथ में कॉज, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 तो यहाँ पे 0। मतलब इस केस के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि ए जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है और बी भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो हमें तो चाहिए ये होता है, मतलब यही वाली चीज़ चाहिए होती है कि दोनों आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाएं। तो सिंपली आप इसका मैग्नीट्यूड लो, इसका मैग्नीट्यूड लो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। मतलब कॉस थीटा यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। कॉस थीटा कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेटर के अंदर cos 0 की वैल्यू निकालो, cos 0 की अगर वैल्यू निकालो तो वो आपके पास कितनी आएगी, 1। cos 0 डिग्री जो है वो आपके पास 1 आता है। तो a डॉट बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और यहाँ पे 1, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि ये वाली चीज़ आएगी दोबारा से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे जो आपके पास ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, यानी कि उनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 0 डिग्री का हो, ए बी इसी डायरेक्शन में हो और बी भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो, तो सिंपली आपने क्या करना है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग दोनों को पैरेलल बनाएं या फिर ऐसे जो है वो एक लाइन के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर लेके आएँ। तो ये तो पहले से ही एक डायरेक्शन के अंदर है, तो इसलिए इनका जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, किस तरह से आएगा, या फिर इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट आपने क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, कॉस रेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फिर अगर तीसरी वाली हम लोग चीज़ लिखें या फिर समझें इसको यहाँ पे, तो इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर इस तरह से बना लेते हैं। अगर दोनों आपके पास परपेंडिकुलर हों, यानी कि एंगल जो है वो आपके पास 90 डिग्री हो, तो क्या होगा, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी किसके बराबर होगा। मतलब आपको बोल रहे हैं कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास इस तरह से हों, एक वेक्टर यूँ है ए और एक वेक्टर जो आपके पास यूँ हो जाए बी, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें तो जो वर्क की एग्जांपल है उसी की एग्जांपल को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक ब्लॉक है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, वो कितना है, 90 डिग्री का। तो इस केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था मैट्रिक के अंदर, या फिर आप वैसे भी अगर देखें तो क्या इस वाले केस के अंदर वर्क डन होगा, वर्क डन होगा ही नहीं, बिल्कुल 0 वर्क डन आएगा। यहाँ पे 0 वर्क डन आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी उस डायरेक्शन में है और आप फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हो, मतलब दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है। तो यहाँ पे 0 वर्क डन होगा, 0 वर्क डन। और ये वाली चीज़ जो है वो हमने वहाँ पे मैट्रिक के अंदर जो है वो कवर की हुई है। आप वर्क डन का जो है वो वर्क वाले चैप्टर की जो है वो प्लेलिस्ट खोलें और वहाँ पे वर्क डन वाली वीडियो निकाल के देखें। तो उसके अंदर ये वाली चीज़ जो हमने डिस्कस की हुई थी, बेसिकली 3 केसेस थे। एक जो था वो मैक्सिमम वर्क का था, मैक्सिमम वर्क, और वो किसके ऊपर आता था, एंगल 0 के ऊपर। एक जो था वो आपके पास 0 वर्क था, 0 वर्क, और वो किसके ऊपर आता था, 90 डिग्री के ऊपर। क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल ही आपने 90 डिग्री कर दिया तो जाहिर सी बात है कि 0 वर्क डन होगा। और फिर एक जो है वो आपके पास नेगेटिव वर्क या फिर जिसे हम लोग अपोजिट वर्क डन बोलते हैं वो भी था, नेगेटिव वर्क या फिर अपोजिट वर्क, और वो 180 डिग्री के ऊपर आता था। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे जो है वो वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी। और अगर यहाँ पे देखें तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया थोड़ी देर पहले कि हमारा मकसद क्या होता है कि हम दोनों वेक्टर्स को एक डायरेक्शन के अंदर लेके आएँ, तब हमारे पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू आती है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स
इस तरह से हो, परपेंडिकुलर हो आपस में, तो ये आपके पास फर्ज करो कि वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, तो इसका कुछ पार्ट आपके पास इस वाली डायरेक्शन के अंदर फर्ज करो कि आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ वेक्टर बी, तो क्या इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा वाई एक्सिस के अंदर आया हुआ है, ये वाला वेक्टर सारे का सारा वाई एक्सिस के अंदर आया हुआ है, इसका एक्स के अंदर कोई भी पार्ट नहीं होगा। एक्स के अंदर पार्ट तब होता कि जब इसका एंगल कुछ इस तरह से होता, तब हम लोग बोलते कि ये आपके पास जो है वो बी एक्स है और ये जो है ये बी वाई है। लेकिन अब ये है ही भी अब आपके पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई पार्ट होगा ही नहीं। तो अगर इसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर कोई पार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये इस वाली डायरेक्शन के अंदर, ए की डायरेक्शन के अंदर या फिर एक्स की डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा पार्ट भी नहीं दे रहा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो आएगा, स्केलर प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो आएगा। और अगर आप इसके फॉर्मूले के अंदर डालें तो ये भी आपको ज़ीरो वैल्यू ही देगा। कैसे? कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और कॉस थीटा की जगह पे हम लोग 90 डालेंगे। और जब आप लोग कैलकुलेटर के अंदर इसको सॉल्व करोगे तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर हम लोग यहीं पे बता दें, कॉस 90 जो होता है आपके पास वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में कॉस 90 की जो वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ गई, और ज़ीरो जब इसके साथ किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर टोटली ज़ीरो चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हों तो उनका जो प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट, वो आपके पास ज़ीरो होता है, क्योंकि उसका कोई भी पार्ट, दूसरे वाले वेक्टर का कोई भी पार्ट ए वाली वेक्टर की डायरेक्शन में या पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होता। मतलब उसका कोई भी छोटा सा पार्ट भी जो है वो उसकी डायरेक्शन के अंदर नहीं आ रहा होता। तो इसलिए जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपके पास वेक्टर्स दोनों के दोनों पैरेलल हों तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी स्केलर प्रोडक्ट की, या फिर सिंपली आपने दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है, स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको कोस थीटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं या फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर उसकी जो वैल्यू वो आपके पास ज़ीरो आएगी। तो ये आपके पास जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी है, या फिर तीसरा समझने के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको जो है वो इसको समझने में मदद करेगा, डॉट प्रोडक्ट को समझने में मदद करेगा। इसके बाद चौथी और पांचवी इन्हीं दो से रिलेटेड है, दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवी आपस में जो रिलेटेड है, और इनको हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। मतलब आई डॉट आई और जे डॉट जे, और या फिर इनको इक्वल कर दो यहाँ पे कि इक्वल्स टू के डॉट के, ये सारे के सारे इक्वल होते हैं 1 के। अगर इनके बारे में आपको पता हो, इनके बारे में आपको पता हो कि ये आई क्या है, जे क्या है और के क्या है, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सबसे पहली वीडियो के अंदर देखा है इसी चैप्टर की, स्केलर और वेक्टर वाली जो वीडियो इसके अंदर देखा है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो आई वाला होता है, मतलब आई से शो करते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, और वाई की डायरेक्शन जिससे शो करते हैं वो जे होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई डॉट आई मतलब एक यूनिट वेक्टर हो आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, और दूसरा वेक्टर हो वो भी एक्स वाली डायरेक्शन के अंदर हो, दोनों यूनिट वेक्टर हो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या वैल्यू देगा? 1 की। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? 1। मतलब यूनिट का मतलब कि इसकी जो आपके पास मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 1 है। यूनिट वेक्टर का यही मतलब होता है। तो एक को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। तो आई डॉट आई का अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो आपके पास दूसरा वाला आई, और अगर हम लोग देखें तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है। आई भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और दूसरा अगर यहाँ पे हमने आई लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0। तो यहाँ पे कॉस 0। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का 1, तो यहाँ पे 1, दूसरे वाले का भी 1, तो यहाँ पे 1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे 1, और 1 1 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1। तो इसी तरह जे डॉट जे का आंसर जो है वो भी 1 आएगा, के डॉट के का आंसर जो है वो भी 1 आएगा,
क्योंकि जे डॉट जे का क्या मतलब कि दो वेक्टर्स आपके पास वाई की डायरेक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हों, तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1, क्योंकि कॉज 0 जो है वो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, और जो आपके पास कॉज 0 की वैल्यू आती है वो 1 आती है, और यूनिट वेक्टर की जो खुद की वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 1 होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, वाली चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर यहाँ पे हम लोग पाँचवें की बात करें तो आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के और के डॉट आई, इन तमाम की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। और 0 क्यों आएगी, ये भी काफ़ी आसान सा जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को ये वाली बात सही से समझ में आई है तो ये वाली बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। आई डॉट जे का क्या मतलब कि एक यूनिट वेक्टर आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर है, इसकी वैल्यू या फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक वेक्टर दूसरा वाला जो है जिसका आप लोग प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, मतलब आई डॉट जे का क्या मतलब कि आई का और जे का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और दूसरा वाला जो ये वाला वेक्टर है ये जे, तो जाहिर सी बात है ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर होगा। अब एक्स और वाई के अंदर जो आपस में एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे और साथ में कॉस 90, तो इन दोनों की जगह पे तो 1 आ जाएगा, और कॉस 90 का जो आंसर होता है वो 0 होता है। तो 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर फाइनली 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब कि आई डॉट जे जो है आपके पास 0 की वैल्यू देगा। इसी तरह जे डॉट के क्या होता है, के इस तरह से बाहर होता है, और हमने पढ़ा था कि ये तीनों के तीनों जो आपके पास ये एक्सिस होते हैं, ये एक्स वाला, ये वाई वाला, और ये वाला आपके पास जो है वो जेड वाला कैसे यूँ बाहर आ रहा होगा। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि तीनों का आपस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब कि इसका एंगल भी जो 90 डिग्री आएगा, फिर 0 आएगा, और दोनों 1 डालोगे आप तो 0 हो जाएगा। इसका भी जो आपस में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये हमारे पास 5 जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो 5 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब इसकी जो है वो काम वाली प्रॉपर्टीज़ या फिर मतलब ये वाली सारी जो थी ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थी। अब जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी पेपर के अंदर भी पूछी जाती हैं, तो वो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो इससे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी छठी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, कम्यूटेटिव का जो लफ्ज़ था वो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाली वीडियो के अंदर भी जो है वो शायद डिस्कस किया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आप लोगों को जो है उसका पता होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जगह बदलने से चीज़ों की आंसर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे कि हमने एडिशन के अंदर ये देखा था कि 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, मतलब इन टर्म्स की जगह चेंज करने से आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। तो एडिशन के अंदर भी वाली प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी वाली प्रॉपर्टी जो है वैलिड है। अगर नंबर से हम लोग देखें तो नंबर से आप लोग इस तरह से देख सकते हो कि 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, दोनों का आंसर 6 आता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास ये है कि 2 × 3 = 3 × 2, ये दोनों आपस में प्रूव हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे प्रूव हो गई। तो कुछ इसी तरह से हमने यहाँ पे जो है वो करके बताना है कि आपके पास जो A डॉट B है और जो B डॉट A है ये दोनों के दोनों बराबर है। यहाँ पे हम लोगों की जो प्रॉपर्टी ये छठी है, और ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर इसको कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि A डॉट B = B डॉट A। वो आपसे पेपर में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट A डॉट B = B डॉट A, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। किसी तरह से भी जो आप लोग वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो वर्डिंग वगैरह है वो तो आपको नोट्स वगैरह से मिल जाएगी या फिर अपनी बुक से भी जो है वो मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पे जो है वो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरह से जो है वो ये जो प्रूव है इसका वो किस तरह से होता है। तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक जो है वो आपके पास ये रहा वेक्टर A
और एक जो है वो आपके पास ये रहा, जो कि आपके पास क्या है, वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए और एक जो है वो आपके पास वेक्टर बी, और इन दोनों के दरमियान जो है वो आपके पास कुछ ना कुछ एंगल है, मतलब दोनों एंगल के ऊपर जो है वो आपके पास आपको दिए हुए हैं। वेक्टर ए कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, और वेक्टर बी जो है वो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमने जो है वो किस तरह से समझा, या फिर उस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ए डॉट बी जो है वो कैसे निकलेगा। अभी हमने पीछे जो है वो एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो है वो क्लियर किया कि ये जो आपके पास वेक्टर बी होता है, बेसिकली इसका जितना भी पार्ट ए की डायरेक्शन के अंदर आ रहा होता है वही स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू देता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है वो इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फर्ज करो कि पहला तो यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन के अंदर ही है, और इस वाले वेक्टर का जो है वो हमें जितना भी पार्ट इस वाले ए की डायरेक्शन के अंदर आ रहा है वो चाहिए। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे ही जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, फ़र्ज़ करो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, और हमें इसका बी का कौन सा वाला पार्ट चाहिए होता है, ये वाला। इसको हम लोग बी एक्स भी बोल सकते हैं, और इसे बेसिकली आपकी बुक के अंदर या फिर आपके नोट्स के अंदर जो है वो बी ए के नाम से जो है वो लिखा हुआ होगा, आपको जो है वहाँ पे इस तरह से मिलेगा बी ए। और इसको बोलते क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन के अंदर, बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन के अंदर। मतलब ये कि अगर यहाँ से हम लोग लाइट मारें, इसके ऊपर जो है वो रोशनी यहाँ से डालना स्टार्ट करें, तो इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी, इसका जो साया आएगा ए की डायरेक्शन के अंदर, वो बी ए कहलाता है, या फिर इसे आप जो सिंपली बी एक्स के नाम से भी जो है वो याद कर सकते हो, मतलब ये बी एक्स है या फिर बी ए है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो जो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू हमें देगा वो कौन कौन से दो वेक्टर्स देंगे, एक तो वेक्टर ए हो गया, और एक ये बी ए वाला जो हमारे पास वैल्यू आई है, फिर जो बी ए वाली चीज़ आई है, ये वाली दो वेक्टर्स है ना। हमने क्या पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से आता है हमारे पास कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो एक ये और एक हमने बी का जितना भी पार्ट ए की डायरेक्शन के अंदर आ रहा था वो हमने यहाँ पे जो है वो इस तरह से निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलते हैं आपके पास पहले वाला वेक्टर ए, और प्रोजेक्शन या फिर आपके पास जो है वो पार्ट ऑफ बी जो कि ए की डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, या फिर इसे आप लोग इफेक्टिव कंपोनेंट भी बोल सकते हो। वही वर्क वाली एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे ये फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे हो रही है, और आपको जो कंपोनेंट चाहिए जो वर्क की वैल्यू देगा आपको, वो ये वाला कंपोनेंट होगा एफ एक्स वाला। तो यहाँ पे जो हमारे पास बी ए है वो यही वाला कंपोनेंट है जो इफेक्टिव कंपोनेंट है, या फिर जो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू हमें निकाल के दे रहा है। तो वो किस तरह से निकलेगा, यहाँ पे जो आपके पास बी ए फर्ज करो कि सबसे पहले तो हमने जो है वो इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो एफ एक्स की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, एफ एक्स की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, या फिर बी एक्स की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। तो उसके लिए हमें पता है कि बी एक्स जो होता है वो आपके पास बी कॉस थीटा से निकलता है। किस तरह से निकलता है, बी कॉस थीटा से। और अगर मज़ीद आपने जो है वो डिटेल के अंदर जाना है तो उसके अंदर भी हम लोग जा सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि आपके पास ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये आपके पास जो है वो बी है वेक्टर, ये जो है ये आपके पास कौन सा है, बी ए, यानी कि बी का वो वाला पार्ट कि जो ए की डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ पे जो है वो आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री है, मतलब जो प्रोजेक्शन हमने लिए वो यहाँ पे 90 डिग्री की ली है। ये वाली जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल है वो 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है वो आपके पास ए और बी के दरमियान का एंगल था, मतलब ये वाला जो आपके पास थीटा है। अब अगर आप लोग याद करो पाइथागोर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन कौन से थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सबको पता है ये वाले।
यहाँ पे जो हमें जो चीज़ चाहिए वो इन दोनों का रिलेशन चाहिए। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है और ये जो है ये आपके पास क्या है, एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर और जो बच जाए वो बेस। ये वाली चीज़ें तो सबको पता है, मतलब ये क्लियर होंगी, ये मैट्रिक वाली सारी चीज़ें हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, और जो चीज़ बच जाती है वो आपके पास बेस कहलाती है। अब हमें इन दोनों का रिलेशन चाहिए, बी का और बी ए का। तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो किस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आ रहा है, इस वाले के अंदर आ रहा है, तो हम लोग ये वाला इसलिए यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाओगे cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस जो कि आपके पास बी ए है और परपेंडिकुलर जो आपके पास बी है। बी ए की वैल्यू निकालनी है आपने, इस बी को यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका क्या आंसर आएगा, बी cos थीटा इज इक्वल्स टू बी ए, या फिर यहाँ पे जो हमने लिखा कि बी एक्स जो है वो आपके पास बी cos थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि बी एक्स को बी ए का नाम दे दिया, यानी कि बी एक्स और बी ए एक ही हैं, तो इसको बी ए बोल दो। तो बी ए जो है वो आपके पास क्या है, बी cos थीटा, जो कि कैसे आ रहा है वो अभी हमने यहाँ पे जो है वो सॉल्व करके भी देख लिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बी ए की जगह पे हम लोग बी cos थीटा लगा सकते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे मज़ीद जो आपके पास उसका फार्मूला था, यही फार्मूला था बेसिकली उसका डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो हमने पढ़ा, उसको मज़ीद जो है वो खोल के भी समझ लिया कि कैसे हमारे पास यहाँ पे cos थीटा आता है। तो मतलब हमने वही वाला फार्मूला बनाया कि अगर आप ए और बी का प्रोडक्ट ले रहे हो, ए और बी का प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा भैया, यहाँ पे ये वाला फार्मूला बनाने का मकसद क्या, वो भी आप लोगों को जो है वो समझ में आएगा। हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसी के अंदर जो है हमने पिछली वाली चीज़ भी निपटा दी कि cos थीटा जो है वो किस तरह से आता है, तो वो भी जो आपका जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करो कि आपको जो है वो बी डॉट ए चाहिए, ए डॉट बी नहीं चाहिए, बी डॉट ए चाहिए, तो फिर क्या होगा। अब हमारे पास फ़र्ज़ करो कि हमने इसी वाली चीज़ को उलट करके लिख दिया, यानी कि बी को यहाँ पे लिया है और ए जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गया, ए जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ये जो ए है इसका कॉम्पोनेंट, लेकिन उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसी तरह से समझ लो। तो अगर बी डॉट ए करें तो बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ से हम लोग दोबारा से प्रोजेक्शन जो है वो गिराएंगे इसके ऊपर, तो इसका मतलब कि ये ए और बी हो जाएगा। और इसको प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे या फिर पढ़ेंगे किस तरह से। अच्छा, बी जो है वो आपके पास नीचे सब स्क्रिप्ट के अंदर आएगा, मतलब छोटा सा करके आएगा, और इसको पढ़ेंगे किस तरह से कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, क्योंकि ये हमारे पास ए की प्रोजेक्शन है जो कि बी के डायरेक्शन के अंदर आ रही है। और अब अगर हम लोग बी डॉट ए निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी की डायरेक्शन के अंदर ए का जितना भी पार्ट आ रहा है वही स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट ए और साथ में बी, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द बी। और हमें पता है कि ए डॉट बी की जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द बी की वैल्यू किस तरह से निकलती है, या फिर इसे ए एक्स के नाम से भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हो। तो इसकी वैल्यू किस तरह से निकलती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में cos थीटा। अगर जो है वो इसको समझे तो यहाँ पे वही वाली चीज़ सारी करनी पड़ेगी, और वो हमने जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ ली है कि ये 90 डिग्री है, थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, ये पर हाइपोटेन्यूज है, ये जो है आपके पास बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही वाला आप लोग चूज़ करोगे cos थीटा वाला, और उसके बाद ये आंसर आएगा। तो हम इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल के अंदर अब दोबारा से नहीं जा रहे। तो बी डॉट ए जो है वो आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में cos थीटा। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है आपके पास स्केलर है, स्केलर है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड आपके पास किसके अंदर होता है, नंबर्स के अंदर होता है। तो हमने पीछे देखा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करें, आंसर तो 6 ही आता है। तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डॉट ए जो है वो इक्वल है आपके पास, ए को पहले लिख दो क्योंकि ये नंबर है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो हम लोग इसको पहले लिख सकते हैं, और साथ में जो है वो बी बाद में, और साथ में cos थीटा। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसको बोल दो कि इक्वेशन नंबर 2 है, और ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर आ रही है।
अगर राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से समझें कि x जो है वो आपस इक्वल है 3 के, y जो है वो भी इक्वल है 3 के, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल है y के। मतलब अगर राइट हैंड साइड दोनों आपके पास इक्वेशंस की सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लेफ्ट हैंड साइड है उन इक्वेशंस की वो भी आपस में सेम है। ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग बाय कंपेयरिंग 1 और 2 को अगर आप लोग कंपेयर करवाओगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा कि a डॉट बी जो है वो आपके पास इक्वल है b डॉट ए के। तो इससे क्या चीज़ प्रूव हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि आप a डॉट बी करो या b डॉट ए करो, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, और ये आपके एग्जाम के अंदर भी जो है वो पूछी जाती है। तो आपने नोट से जो है वो अच्छे तरीके से समझनी है, उसके अंदर यही सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई होंगी। समझ तो आप लोगों ने ली होगी, अब आपने सिर्फ जो है वो याद करनी है, मतलब पेपर के अंदर किस तरह से लिखना है वो सारा फॉर्मेट जो आपने देखना है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। इसके बाद जो 7वीं चीज़ है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और वो भी काफ़ी आसान सा, उसको भी जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो है वो 2 प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, वो भी आज ही की वीडियो के अंदर हमने जो निपटानी है। तो 7वीं जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। तो सवाल एग्जाम के अंदर इस तरह से आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को या फिर प्रॉपर्टी को डॉट प्रोडक्ट के लिए जो आप लोग प्रूव करें, या फिर सिंपली वो लोग यूं भी लिख सकते हैं कि प्रूव दैट ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी और प्लस का ए डॉट सी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है बेसिकली इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसका प्रूफ किस तरह से होगा, सबसे पहले तो हम 3 वेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे या फिर कंसीडर करेंगे। तो फर्ज करो कि आपके पास वेक्टर ए है, ये जो है ये आपके पास थोड़ा सा इसका एंगल जो है वो हमने ऊपर बढ़ाना है। तो फर्ज करो कि ये आपके पास वेक्टर बी है, और यहाँ पे जो है ये आपके पास वेक्टर सी दिया हुआ उन्होंने। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बी और सी को ऐड कर देंगे। सी को उठाओ और इसके ऊपर इस तरह से रख दो, सी को उठाओ और इसके ऊपर इस तरह से रख दो और यहाँ से मिटा दो। ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर सी। और इन दोनों को ऐड करने पे ये हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है, ऐड टू टेल रूल के ज़रिए से ग्राफिकली हमने इनको ऐड कर दिया। अच्छा, अब अगर यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो पार्ट आ रहा है ये वेक्टर बी का पार्ट आ रहा है ए की डायरेक्शन के अंदर, तो इसको आप बोल दो कि ये बी ए है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये आपके पास क्या कहलाएगा, सी ए, यानी कि सी का वाला पार्ट कि जो ए की डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। सी की जो टेल है वो ये रही, मतलब इस पॉइंट के ऊपर है, और इसका जो हेड है वो ये रहा। तो मतलब इसका जो हमारे पास अगर यहाँ से हम लोग देखें तो इसका जो पार्ट आएगा या फिर इसका जो कंपोनेंट आएगा ए के डायरेक्शन के अंदर वो ये वाला होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बता दी। और अगर इस आर वाले वेक्टर का हम लोग देखें पार्ट, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ रहा है, यानी कि ये आर ए कहलाएगा। और अगर अब हम लोग इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को जो वो नाम दे दें, तो ये वाला फर्ज करो कि पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट जो है आपके पास एम है, और जो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास जो है वो पॉइंट एन है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं कि आर जो है वो क्या है, बी प्लस सी के इक्वल है, बी प्लस सी के इक्वल है, आर बी प्लस सी के इक्वल है। वो ग्राफिकली भी अगर हम लोग देखें तो वैसे भी पता लग रहा है कि वेक्टर बी और सी को जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आपके पास आ रहा है। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग काम कर लें तो ओ से लेकर एन तक की जो लेंथ है, ओ से लेकर एन तक की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, आर ए के। ये ओ है और ये एन है, ये आर ए के बराबर है। ओ से लेकर एम तक की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, बी ए के, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ओ से लेकर एम तक की जो लेंथ है वो बी ए के बराबर है। और एम से लेकर एन तक की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, सी ए के, जो कि देखने से ही पता लग रही है। और एक और बात भी यहाँ पे जो है वो हम लोग लिख लेते हैं कि ओ से लेकर एन तक की जो लेंथ है वो बेसिकली ओ एम और प्लस एम एन के बराबर है। ओ से लेकर एन तक की जो लेंथ है वो आपके पास
ओ एम और प्लस एम एन के बराबर है, मतलब ये पूरा है और ये छोटे छोटे पार्ट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ से लेकर एन, अगर आप ओ से चलना स्टार्ट करो एम तक जाओ, फिर एम से चलना स्टार्ट करो और एन तक जाओ, तो फाइनली आपके पास डिस्टेंस कितना होगा, ओ से लेकर एन तक ही, मतलब पूरा टोटल डिस्टेंस तो यही होगा ना। ये तो बीच में इसके पार्ट्स आ रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एन इक्वल है ओ एम प्लस एम एन के। ये सारी की सारी चीज़ें जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब अगर आप लोग यहाँ पे जो है वो बीच वाला हिस्सा भूल जाओ और फर्ज करो कि ये आपके पास ए है और ए की वेक्टर है जो आपके पास यहाँ पे आर वाला वेक्टर है, और इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो, तो कैसे निकलेगा, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। आर का वो वाला पार्ट जो कि ए की डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, ये हमें स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू देगा। तो ए डॉट आर जो है वो इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और आर का वो वाला पार्ट कि जो ए की डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल है। तो आर और साथ में यहाँ पे हमने ए लगा दिया। अब अगर हम लोग देखें तो आर ए किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए डॉट आर जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और आर ए की जगह पे जो आपके पास ओ एन आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि ओ एन से लेकर जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर एन तक का जो डिस्टेंस है वो आर ए के बराबर है। और फिर ओ एन किसके बराबर है, ओ एम प्लस एम एन। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि ओ एन जो है वो आपके पास ओ एम प्लस एम एन के बराबर है। तो इसकी जगह पे हमने ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर ली, सबसे पहले ये वाली की फिर ये वाली की, अब ये वाली और ये वाली कर रहे हैं कि ए डॉट आर जो है वो आपके पास इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओ एम की जगह पे बी ए प्लस आपके पास एम एन की जगह पे सी ए। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं कि आर किसके बराबर है, बी प्लस सी के। तो हम लोग आर की जगह पे बी प्लस सी लगा सकते हैं। तो ए डॉट बी और साथ में प्लस का सी, आर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू डाल दी। और यहाँ पे एज इट इज़ आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए का मैग्नीट्यूड पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड साथ में बी ए और प्लस का ए का मैग्नीट्यूड और साथ में सी ए। और ये वाली चीज़ जो है वो हम लोगों ने अभी पहले पिछली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखी कि ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन के अंदर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन के अंदर अगर बी ए इस तरह से लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ए डॉट बी। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए डॉट बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए डॉट बी के, क्योंकि हमारे पास ये जो चीज़ है ये बराबर है इसके और हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ थी तो इसको हमने चेंज कर दिया। इसी तरह से हम इसको भी जो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे कि अगर हमारे पास यूँ लिखा हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में सी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में, तो इसका क्या मतलब होगा कि ए डॉट सी, क्योंकि यहाँ पे बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में आ रही थी तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में आ रही है तो यहाँ पे सिंपली जो है सी होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट सी। तो ये चीज़ जो है आपने प्रूफ कर दी और इसी चीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सवाल के अंदर बोला हुआ था कि आप प्रूफ करके बताओ। तो ये हमारे पास 7वीं प्रॉपर्टी थी। इसी तरह फिर हम लोग 8वीं और 9वीं प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं और वो भी काफ़ी आसान सी हैं, उन्हें भी जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास 8वीं प्रॉपर्टी है वो बेसिकली एक प्रूफ है और ये वाला जो हमारे पास प्रूफ है ये उस चीज़ का प्रूफ है, उस फॉर्मूले का प्रूफ है जो कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर वाली वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है। एनालिटिकल मेथड के अंदर जो हमने फार्मूला बनाया था उसी का प्रूफ है। और आपसे पूछा किस तरह से जाएगा कि प्रूफ लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूफ करो, या तो इस तरह से पूछा जाएगा पेपर के अंदर, या फिर सिंपली डायरेक्ट यूँ भी पूछ सकते हैं कि आप प्रूफ करो कि ए और बी वेक्टर का जो एडिशन का रिजल्ट है, यानी कि जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा और प्लस का बी का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर।
तो ये वाली चीज़ जो है वो आप लोगों ने एनालिटिकल मेथड के अंदर जो पढ़ी होगी, ये उसी का एक फार्मूला है। वहाँ पे हम लोगों ने जो वो बल्कि प्रॉब्लम के अंदर भी जो है हमने इस्तेमाल किया, तो ये तो आप लोगों को याद होगा। तो बस इसको जो है वो आपने प्रूव करना है डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो जल्दी से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अगर इस चीज़ का पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का अगर स्क्वायर लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो 4, यही मतलब होता है इसका। अगर यूँ लिखा हुआ हो कि a का स्क्वायर वेक्टर a है और इसका स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होगा कि वेक्टर को 2 बार लिखो और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैं यूँ लिखूँ कि a प्लस का b आपके पास इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होगा कि आप a प्लस बी को लिखो 2 बार और इसे जो आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट डाल दो कुछ इस तरह से, और a प्लस बी, और मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बीच में जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ए स्क्वायर का मतलब कि ए को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब कि इनको आप लोग इसका जो है मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर ही लिख दो, क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर चाहिए होगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि आप इन दोनों को इस तरह से लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ जो है वो तो एज इट इज़ चलेगी यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ए प्लस बी और इसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई आपको करना आता है। ए और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा आंसर, ए डॉट बी। फिर बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, बी डॉट ए। बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, बी डॉट बी। कुछ इसी तरह से जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a डॉट ए अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका रिजल्ट या फिर इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकलेगा वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। a डॉट ए यानी कि ये एक वेक्टर है a और इसका इसी के साथ हम लोग प्रोडक्ट निकाल लें, तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a और साथ में cos 0 लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और प्लस अगर इन दोनों को हम लोग देखें तो a डॉट बी या b डॉट a सेम होता है। अभी हमने पीछे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखा, तो इसको आप यूँ लिख दो कि a डॉट b प्लस का a डॉट b, मतलब इसको हमने इस तरह से उलट करके लिख दिया अपनी आसानी के लिए। इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। कैसे कि आपके पास एक वेक्टर b है और इसी के साथ इसका अगर आपने प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपली क्या होगा, कॉज की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 होगी, कॉज आप लगाओगे नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ b आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ये दोनों आपके पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब सेम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे 2ab आ जाएगा, 2a डॉट b और प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो साइड है ये इस तरह से चल रही है। इसके बाद a डॉट b का फॉर्मूला क्या है, a डॉट b का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और साथ में cos थीटा। तो इस a डॉट b की जगह पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और साथ में cos थीटा, मतलब a डॉट b की जगह पे इसकी हमने वैल्यू डाल दी, और प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए ऊपर, तो हम लोग दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रूट लें तो रूट इसको कैंसिल कर देगा और यहाँ पे जो आपके पास रूट आ जाएगा, मतलब यहाँ से ये स्क्वायर जो रूट को कैंसिल कर देगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a और b का भी मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा और प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
तो ये आपके पास जो है प्रूव हो गया लॉ ऑफ कोसाइन, या फिर एनालिटिकल मेथड के अंदर जो हमने फार्मूला बनाया था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ये आपके पास 8वीं प्रॉपर्टी थी। और सबसे आखिरी और एक किस्म से इम्पॉर्टेंट भी है वाली प्रॉपर्टी वो रह गई है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हम लोग जितना भी काम करते हुए आ रहे हैं वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर करते हुए आ रहे हैं, कि मतलब अगर आपको वेक्टर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर दिए हुए हो तो आप डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हो, हमने अभी तक वो सीखा। अब फ़र्ज़ करो कि आपको जो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर नहीं दिए हुए, बल्कि वेक्टर फॉर्म के अंदर दे दिए। वेक्टर फॉर्म क्या, आई जे के की फॉर्म के अंदर दे दिए। फ़र्ज़ करो कि आपको वेक्टर दिया हुआ है, ये 9वीं प्रॉपर्टी है। और फ़र्ज़ करो कि आपको वेक्टर दिया हुआ है ए, जो कि वेक्टर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, x1 साथ में i प्लस y1 j और प्लस का z1 k। x, y और z की कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 2, 5, 6, 9 कुछ भी हो सकती हैं। इसी तरह b जो है वो भी आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, जो कि x2i प्लस का y2j और प्लस का z2k की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। तो आप इनका प्रोडक्ट किस तरह से निकालोगे, या फिर इस वाली प्रॉपर्टी को वो लोग एज अ प्रूफ भी आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब अगर आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई हों तो देन आप प्रूफ करके बताओ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कि a डॉट b जो है वो किसके बराबर आएगा, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस का y1 मल्टीप्लाई बाय y2 और प्लस का z1 मल्टीप्लाइड बाय z2। आपने ये प्रूफ करना है। मतलब ये कि आप इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, तो इसका आंसर जो आपके पास ये आएगा। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है और इसका आंसर जो है वो बेसिकली यही आता है। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी को लेंगे और यहाँ से जो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ए और बी का आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू रखो सबसे पहले, क्योंकि वेक्टर फॉर्म के अंदर दी हुई है तो आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, x1i प्लस का y1j और प्लस का z1k। फिर बीच में डॉट है तो यहाँ पे डॉट लगा दो। फिर b की वैल्यू रखो जो कि x2i प्लस का y2j और प्लस का z2k है। यहाँ पे अपनी b की वैल्यू रख दी। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यही आपके पास रिजल्ट बचेगा। मतलब i j k ये सारी की सारी वैल्यूज़, या फिर आपके पास जितनी भी अच्छी खासी टर्म जो आएंगी वो उसमें से जो बचेगा वो ये वाली चीज़ बचेगी। और वो कैसे बचेगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। i डॉट i j डॉट j और k डॉट k जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, और i डॉट j डॉट k और k डॉट i जो है ये आपके पास 0 के इक्वल होता है। ये चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। ये वाली जो चीज़ है पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली चीज़ जो है उससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी बारी आएगी ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसकी बारी आएगी ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9 टर्म्स बनेंगे हमारे पास। तो सॉल्व करके देखते हैं। x1i x2i के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x1 और x2 को हम लोग एक साथ लिख देते हैं और i डॉट i को एक साथ लिख देते हैं। मतलब x वाली वैल्यूज़ जो है वो आप एक साथ लिख दो और i वाली वैल्यू जो है वो एक साथ लिख दो। इसके बाद x1i और y2j ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन, क्योंकि इसका प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे x1 y2 और i डॉट j। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x1 z2 और साथ में i डॉट k। ये हमने पहली वाली को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये इसी तरह से दूसरे वाला पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरे वाला पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं y1 और साथ में आपके पास जो है वो x2 आएगा, और यहाँ पे j है तो j डॉट और आपके पास यहाँ पे i प्लस यहाँ पे जो है आपके पास y1 है और वहाँ पे y2 है और यहाँ पे j डॉट j आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो y1 और z2 होगा और यहाँ पे j डॉट k आ जाएगा। आप अगर आराम से करोगे तो यही वाली वैल्यूज़ जो आपको मिलेंगी।
फिर आखिर में जो हमारे पास चीज़ बच गई वो ये वाली बच गई, तो प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा क्योंकि ये कंटिन्यू आगे। तो Z1 और आपके पास X2 और K डॉट आई प्लस का Z1 Y2 और यहाँ पे आपके पास K डॉट J और प्लस का Z1 Z2 और K डॉट K। अब अगर ये वाली चीज़ आपके जहन में हो तो जहाँ जहाँ पे I डॉट आई आ रहा है, J डॉट J आ रहा है, K डॉट K आ रहा है, वहाँ पे आप लोग 1 पुट कर दो। और जहाँ पे I डॉट J, J डॉट K मतलब इनके अलावा कुछ भी और सेटिंग आ रही है तो वहाँ पे आप लोग 0 पुट कर दोगे। और यहाँ पे ये जो है आपके पास वो सिंपली एज इट इज़ चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें, इसके अंदर 1 आएगा तो X1 X2 और साथ में इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर प्लस का X1 Y2 इसके साथ 0, अगली वाली वैल्यू के साथ भी जो भी है उसके साथ 0, फिर इसके साथ भी जो है वो आपके पास 0, यहाँ पे जो है वो आपके पास Y1 और Y2 और साथ में जो है वो 1। अच्छा, मैं इसको 0 पूरा क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस वाली चीज़ से तो पूरे को 0 कर देगा, तो सिंपली हम क्या करें कि 0 ही पुट कर दें। फिर यहाँ पे प्लस 0 क्योंकि J डॉट K है, फिर प्लस का 0 क्योंकि K डॉट I है, फिर प्लस का 0 क्योंकि K डॉट J है, और सबसे आखिर में प्लस का Z1 Z2 क्योंकि K डॉट K है, तो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। अब इन सब को जो है वो आप लोग ऐड करो तो आपके पास क्या आंसर बचेगा। 0 वाले तो सारे 0 हो गए, ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब सारे के सारे जो है वो 0 हो जाएंगे। सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली बचेगी और ये वाली बचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये X1 X2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, X1 X2 प्लस Y1 Y2 और प्लस का Z1 Z2। तो ये आपके पास जो है वो एक प्रूव हो गया कि जो उन्होंने सवाल के अंदर दिया हुआ था। और बेसिकली ये एक आपके पास फॉर्मूला भी बन गया कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर दिए हुए हो, I J K की फॉर्म के अंदर दिए हुए हो, तो और अगर आपसे बोला जा रहा हो कि उनका प्रोडक्ट निकाल के बताओ, तो सिंपली आपने क्या करना है कि I वाली वैल्यू को I वाली वैल्यू यानी कि X1 पहले वाले वेक्टर की और X2 दूसरे वाले वेक्टर की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस Y वाली वैल्यूज़ दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और Z वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करवाना है, बाकी किसी को नहीं करवाना। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक तो फर्ज करो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2i प्लस का 3j और प्लस का 4k, और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है b की जगह पे 4i प्लस का जो है वो 2j और प्लस का 5k, और आपसे बोला जा रहा हो कि निकाल के बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट। तो आपको ये सारी की सारी कहानी फिर से नहीं करनी, मतलब आप ये करने बैठ जाएं कि 2i प्लस का 3j और प्लस का 4k, और यहाँ पे जो आपके पास 4i प्लस का 2j और प्लस का 5k, और आप जो वो इतनी बड़ी पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन दोबारा से कर रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे पहले से सॉल्व करके रख दिया है। और आगे जो हम लोग इसको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि X1 और X2 वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मतलब I वाली के साथ जो वैल्यू है इसकी, इस वाले वेक्टर की I वाली वैल्यू के साथ जो वैल्यू उसको मतलब यहाँ पे जो X1 की जगह पे वो 2 है, X2 की जगह पे जो 4 है, तो A डॉट B जो वो कैसे सिंपल होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, Y1 वाली और Y2 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है तो Y1 Y2 यहाँ पे, और प्लस का साइन। फिर Z1 Z2 वाली करनी है तो Z1 Z2 यहाँ होती है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, उनको सॉल्व कर लो। 2 4 जो है वो आपके पास 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे जो आपके पास 20 आएगा, और एडिशन के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास A डॉट B कहलाएगा। मतलब सिंपली इस तरह से निकलेगा। और ये चीज़ें मज़ीद क्लियर तब भी होंगी कि जब हम लोग इसके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो सिर्फ एक हमारे पास टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो रह गया है, और वो कौन सा टॉपिक है, क्रॉस प्रोडक्ट और इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़। इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये वाली जो चीज़ है वो हम लोग अगले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद जो है वो इस चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और हमारा जो ये वाला चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर्स वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।